हेलो, नमस्कार, जय जोहार मेरे सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देखेंगे। जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो आधार होगा हमारा। और जो वर्तमान का जो आंकड़ा है, डेटा, अ, वो इस मतलब प्रश्न के साथ व्याख्या भी दिया हुआ है। तो वो भी हम साथ में देखते चलेंगे क्योंकि हमारे लिए व्याख्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है बट प्रश्न का वो आधार होगा हमारा। ठीक है। और मेरे ख्याल से 2019 से लेकर के 23 तक, है ना, अर्थव्यवस्था से मतलब छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से प्रश्न तो बनते ही आए हैं। और करीब करीब नहीं नहीं तो फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन तो बन जाते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था से। तो चलिए हम देखते हैं क्योंकि इसीलिए हमारा ये जो टॉपिक हो जाता है ना, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। 6 नंबर या 8 नंबर भी अगर हमको मिल रहा है तो बहुत है हमारे लिए। ठीक है। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है आज का। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किस दलहन फसल का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा? तो ये तब का, है ना, 22-23 में का पूछा गया है ये, है ना। और ये 23 में का प्रश्न है ये व्यापम का, है ना। बट फिर भी इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से उपरोक्त सभी, है ना, क्योंकि अभी भी अरहर, मूंग और उड़द में ही समर्थन मूल्य दिया जाता है। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, मूंग और उड़द दलहन फसल का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोदो का समर्थन मूल्य 2022-23 प्रति क्विंटल कितना निर्धारित किया गया है? ये पुराना प्रश्न है। हम व्याख्या देखते हैं। ठीक है। कोदो का समर्थन मूल्य है 23-24 के अनुसार 3200 रुपए प्रति क्विंटल। और कुटकी का है 3350 रुपए प्रति क्विंटल और रागी का है 3840 प्रति क्विंटल। ठीक है। तो ये वाला डेटा आप याद रखिएगा। वर्तमान में अगर पूछा गया इस प्रकार का प्रश्न, है ना, तो ये वाला उत्तर होगा। ठीक है। कोदो का समर्थन मूल्य 3200 रुपए प्रति क्विंटल, कुटकी का समर्थन मूल्य 3350 रुपए प्रति क्विंटल और रागी का समर्थन मूल्य है 3840 रुपए प्रति क्विंटल। अगला देखते हैं। यहाँ पे भी वही है। 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का निम्न प्रतिशत विवरण वितरण स्थिर भाव में पूछा गया है। ठीक है। सुमेलित करना है। तो हम वर्तमान का आंकड़ा देखते हैं, है ना। फसलें, पशुपालन, वनोद्योग और मछली उद्योग। वर्तमान का आंकड़ा देखते हैं हम। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार योगदान स्थिर मूल्य में। ठीक है। ये भी आप क्वेश्चन में देखा कीजिएगा। ठीक है। जनरली हालांकि मतलब पूछा अगर जाता है तो स्थिर मूल्य में ही पूछा जाता है। ठीक है। तो फसलें जो है ये 8.64% है। पशुपालन में 1.62% है। वनोद्योग में 2.88% है और मछली उद्योग में 2.17% है। ठीक है। तो ये वाला आंकड़ा याद रखिएगा। ठीक है। अ, ये पॉइंट फिर भी याद ना हो तो कम से कम ये तो याद रख सकते हैं, जैसे कि ये तो आपको याद ही होगा, फसलें, पशुपालन, वनोद्योग, मछली उद्योग, है ना। ये तो क्रम याद रहता ही है ना। फसलें कितनी है? तो 8 है। 8-1-2-2 ऐसा याद रख लीजिए। 8-1-2-2। अगला देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में, यानी कि 30 जून 2022 तक का पूछा गया है यहाँ पे, संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत को जिलेवार सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो इनको सुमेलित करना है। यहाँ पे हम व्याख्या देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है रायपुर, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर। ठीक। देखते हैं हम। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अ, रायपुर में 80%, धमतरी में 74%, दुर्ग में 73% और जांजगीर में 84%। ठीक। तो पूछा क्या गया था हमें? हमें सवाल में क्या पूछा गया था कि संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्रफल,
ठीक है, संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल पूछा गया था। ठीक है, तो सिंचित क्षेत्रफल हमारे यहाँ पे अभी कितना है? रायपुर में 80% है, धमतरी में 74% और दुर्ग में 73% और जांजगीर में 84%। ठीक है, अगला देखते हैं। बजट छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में सामाजिक क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत व्यय का प्रावधान है? ये 23-24 का पूछा गया है, हम 24-25 का बजट देखेंगे ना। ठीक है, सामाजिक व्यय पूछा गया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 के अनुसार सामाजिक क्षेत्र में जो व्यय होगा वो होना है कितना? 45%, आर्थिक क्षेत्र में 35% और सामान्य सेवा क्षेत्र में 20%। ठीक है, हमें उस सामाजिक क्षेत्र में कुल प्रतिशत व्यय का कुल प्रतिशत पूछा गया था सामाजिक क्षेत्र में। ठीक है, 45% है और आर्थिक क्षेत्र में 35 और सामान्य सेवा क्षेत्र में 20% है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत किस फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? देखिए, इसका उत्तर पहले भी वही था और आज भी वही है। ठीक है, मैं आपको व्याख्या ही दिखाती हूँ। ठीक है, रकबा के आधार पर, रकबा के आधार पर, है ना, क्रम क्या है? सब्जी, सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि एवं सुगंधित फसल। ठीक है, मैं ये 3-4 सालों से पढ़ रही हूँ और ये 3-4 सालों से ना सेम यही क्रम दिख रहा है मुझे। सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि एवं सुगंधित फल। तो याद रखिएगा यहाँ पे भी, है ना। और उत्पादन के आधार पर पूछा जाए तो याद रखिएगा सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि एवं सुगंधित फल। ठीक है, अगला देखते हैं। तो सबसे अधिक क्या है? तो सब्जी है ना। और सबसे कम है क्या? सुगंधित फसल है। तो आपको हालांकि इसमें पूछा क्या गया था? सबसे अधिक क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि रकबा के आधार पर सबसे अधिक क्या है? तो सब्जी है। ठीक है, और सबसे कम क्या है? तो सुगंधित फसल। क्रम भी अगर हम मान लो आपको जमाने को आ जाता है तो आप इस तरह से जमा सकते हैं। और उत्पादकता के आधार पर सब्जी, पुष्प फसल, औषधि एवं सुगंधित फसल और फिर मसाला। तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा। उत्पादकता के आधार पर सब्जी, पुष्प, फल, औषधि एवं सुगंधित फसल और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका क्या? मसाला। ठीक, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बजट 2022 के अनुसार वर्ष 21-22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के क्षेत्रवार घटक प्रचलित भाव में पूछा गया है। ठीक है, ये सीजीपीएससी प्री 2022 का प्रश्न है। ठीक है, और जीएसडीपी यानी कि ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद, है ना। और उसका क्षेत्रवार प्रचलित भाव से, हालांकि प्रचलित भाव बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी चलिए देख लेते हैं। इसका व्याख्या हम देखते हैं सीधा सीधा। व्याख्या दिया हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्षेत्रवार घटक यानी कि प्रचलित मूल्य पर निम्न है। तो कृषि के क्षेत्र में 20% है। कृषि के क्षेत्र में 20%, 20.49, है ना। और उद्देश्य उद्योग में है ना। उद्योग का योगदान जो है वो 44.69%। और सेवा क्षेत्र में है 34.82%। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये प्रचलित भाव में है। ठीक है, प्रचलित मूल्य है ये। तो याद रखने योग्य बातें हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो कृषि में आप याद रखिएगा 20। ये पॉइंट किसी जनरली किसी को याद नहीं रहता है, बट है ना, मोटा मोटा आप याद रख सकते हैं। कृषि 20, उद्योग 44, सेवा 34। ये प्रचलित भाव में है। अगला देखते हैं। ये भी प्री का प्रश्न है। ठीक है, 22 का। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 यानी कि 2021-22 के अनुसार वर्ष 21-22 में स्थिर मूल्यों पर, अब पूछा है स्थिर मूल्यों पर, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो ये पूछा गया है स्थिर भाव में। ठीक है, हम उत्तर देखते हैं इसका।
अगला जो हमको पूछा जाएगा ना, जैसे कि हमको पूछा जाएगा वो हमारा प्रश्न था 21-22 का, तो अब पूछा जाएगा 23-24 के अनुसार, है ना। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवाद वृद्धि, है ना, क्षेत्रवाद प्रतिशत वृद्धि दर क्या रहा है, ठीक है, स्थिर मूल्य पर। तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है, किस क्षेत्र में हुई है? तो निर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक हाँ, निर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर है 9.89%। परिवहन में है 9.65%। और विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति में है 8.11%। और वित्तीय सेवा क्षेत्र में है 7.69%। ठीक है, तो सबसे अधिक अगर वृद्धि दर है ना, वृद्धि दर है, तो ये है क्या, निर्माण में। और ये एक तो निर्माण का पूछ सकता है, और वित्तीय सेवा क्षेत्र में पूछ सकता है। ठीक है, और सबसे न्यूनतम वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो रेलवे में हुई है, वो भी माइनस में। ठीक है, माइनस 2.17%। और स्थावर संपदा में 1.73%। वनोद्योग में 1.80%। और फसलों में है कितना, 2.15%। ये न्यूनतम वृद्धि है। और सर्वाधिक वृद्धि ये है इस तरफ का। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ये स्थिर मूल्य पर है। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 2012-13 से 21-22 तक क्या रही है? हम इसका वर्तमान आंकड़ा देखते हैं। वर्तमान आंकड़ा, अच्छा, ये पिछला वाला प्रश्न भी ना 2022 का ही है। ठीक है, ये जो प्रश्न अभी हम कर रहे हैं, ये भी 22 का ही प्रश्न है, पिछले सीजीपीएससी प्री 2022। ठीक, चलिए देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी स्थिर भाव पर वृद्धि। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में जो वृद्धि हुई है, यहाँ पे छोटा सा दिख नहीं रहा है। मैं इसको बता देती हूँ आपको। औसत वृद्धि यहाँ पे हुई है कृषि क्षेत्र में 4.90%। ठीक है, औसत वृद्धि कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि जो हुई है ना, ये 4.90% है। और उद्योग के क्षेत्र में 7.36%। और सेवा के क्षेत्र में औसत वृद्धि हुई है 5.37%। तो औसत वृद्धि दर से ना औसत वृद्धि पूछ लिया जाता है ना। तो ये याद रखिएगा। कृषि के क्षेत्र में मिला है कितना, कितनी वृद्धि हुई है, 4.90%। उद्योग के क्षेत्र में 7.36%। और सेवा के क्षेत्र में 5.37%। ठीक है, ये औसत वृद्धि है। और सिर्फ अकेला पूछा जाएगा 2023-24 के अनुसार कृषि के क्षेत्र में, तो 3.23%। और उद्योग के क्षेत्र में 7.13%। और सेवा के क्षेत्र में 5.02%। ठीक है, तो ये वाला आंकड़ा, और ये वाला आंकड़ा, और ये वाला आंकड़ा, और ये औसत वृद्धि वाला। ठीक है, तो ये वाला आंकड़ा आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, और साथ में ये वाला भी आंकड़ा याद रख सकते हैं आप, है ना। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, ये 2022-23 से और 2023-24 के बीच में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप ये वाला चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्या है? ये भी प्री 2022 का प्रश्न है। ठीक है, हम वर्तमान का आंकड़ा देखते हैं। कर राजस्व में वृद्धि कितनी हुई है? वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 68.68% है। ठीक है, तो ये वाला आंकड़ा याद रखिएगा। ये तो बहुत आसान लग रहा है ना। उस सब में 68.68 है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा, कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान इतना है, 68.68%। अगला देखते हैं।
ये भी प्री 2022 का। मेरे ख्याल से अभी तक में हमने 22 के 4 या 5 सवाल देख लिए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-22 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? हम वर्तमान का आंकड़ा देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पूर्व वित्तीय वर्ष 2021-22 में तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का था। ठीक है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 में तिलहन फसलों में मूंगफली का उत्पादन अधिक रहा है। ठीक है, तो ये जो भी डेटा लिखा हुआ है ना, ये सही है। ठीक है, करेक्ट है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ है? तो सोयाबीन का है। और वित्तीय वर्ष 21-22 में तिलहन फसलों में सबसे ज्यादा अगर फसल उगा है तो किसका है? मूंगफली का। ये वित्तीय वर्ष 2021-22 में तिलहन फसलों में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान रहा। ये भी प्री 2022 का प्रश्न है। देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूरी स्लाइड में नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल राज्य घरेलू घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर क्षेत्रफल वृद्धि दर एवं योगदान अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ है, प्रतिशत वृद्धि दी हुई है और योगदान दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। हमने एक बार एक स्लाइड ऑलरेडी देखा हुआ है। चलिए देखते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 3.23% की वृद्धि हुई है और योगदान कितना हुआ है? 15.32%। ठीक है, और उद्योग के क्षेत्र में 7.13% की वृद्धि हुई है और योगदान कितना हुआ है? 53.50%। और सेवा के क्षेत्र में 5.02% की वृद्धि हुई है और 31.19% का योगदान रहा है। ठीक है, तो ये वाला डेटा भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं। हमें योगदान पूछा गया था। ठीक है, पर पिछला जो प्रश्न देखा हमने, है ना, वो प्रश्न पूछा गया था योगदान से। ठीक है, मैं बात दिखा देती हूँ मैं वापस से। ठीक, ये देखिए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, है ना, स्थिर मूल्यों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान। ठीक है, तो योगदान से भी संबंधित प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि तो दी हुई है और साथ में योगदान भी दिया हुआ है स्लाइड में। चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अगला देखते हैं। स्थिर कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर क्या रहा है? ठीक है, तो ये भी 2022 का ही प्रश्न है, सीजीपीएससी का, बट एआरओ का प्रश्न है ये। देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य की वृद्धि दर 6.56% तथा प्रचलित मूल्य में वृद्धि दर 8.93% है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित है? राजकोषीय घाटा अनुमानित है बोला गया है। ठीक है, देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बजट यानी कि अभी का वर्तमान का जो डेटा है ना, 2024-25 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा, अ, इसको कितना पढ़ेंगे जी? 16,296 करोड़ रुपए।
अनुमानित है और प्रतिशत में कितना है? 2.90%। ये घाटे में है, ठीक है। राजकोषीय घाटा कितना है? 2.90%। और है ना, मूल्य में देखा जाए, कीमत में, तो 16,296 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2022-23 के कुल कितने करोड़ राजस्व अनुमानित है? आधिक्य अनुमानित है पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं व्याख्या में वर्तमान का। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 में कुल 1,060 करोड़ रुपए राजस्व आधिक्य अनुमानित है, ठीक है। 1,060 करोड़ रुपए राजस्व आधिक्य अनुमानित है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश में राज्य के कितने जिले आकांक्षी जिलों के रूप में चुने गए हैं? ये पुराना प्रश्न है और वर्तमान का भी यही वाला डेटा है, 10। हाँ, देश में छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है, जो कि निम्न है: कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, महासमुंद, कोरबा और राजनांदगांव। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक निर्माण का घटक तत्व नहीं है? तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है ना। प्रतिदिन कैलोरी उपभोग, ये उसका उत्तर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर दर और जीवन प्रत्याशा आयु, ये सब तो मानव विकास सूचकांक में के तत्व हैं, ठीक है। व्याख्या: मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख घटक हैं: प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा आयु। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर वर्ष 21-22 के लिए कितनी अनुमानित है? वो कितनी अनुमानित है, हम व्याख्या देखेंगे, नया वाला। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति आय निम्न है, ठीक है। तो स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? इसको कितना पढ़ेंगे? 1,05,973 रुपए, ठीक है। 1,05,973 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। और प्रतिशत में देखेंगे तो 5.36%। प्रचलित मूल्य में पूछा जाएगा तो 16 लाख 16,06,520 रुपए और 16 लाख ही पड़ेंगे ना, 16,06,520 रुपए। और प्रतिशत वृद्धि में हम क्या कितना है, तो 7.70%। और निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, प्रचलित मूल्य पर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 14,07,361 रुपए। और प्रतिशत में कितना है, तो 7.31%। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये 2021 का प्रश्न है, ठीक है, प्री का। वही सेम वही चीजें हैं, है ना। इनको मिलान करना है, कृषि, सेवा और उद्योग। हम वर्तमान का आंकड़ा देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर और योगदान, ठीक है। तो प्रचलित मूल्य पर यहाँ पे दिया हुआ है। प्रचलित मूल्य पर कितना है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 9.05% की वृद्धि हुई है। और योगदान कितना है? 20.49%। उद्योग के क्षेत्र में 8.17% की वृद्धि दर है और योगदान कितना है? 44.90%। और सेवा के क्षेत्र में 8.38% की वृद्धि दर है और योगदान कितना है? 34.82%। ठीक, ये प्रचलित कीमत पर है, याद रखिएगा।
अगला है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? कौन, ये बाप रे कितने सारे एग्जाम से पूछा गया है ये। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? खनन एवं उत्खनन। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक द्वितीयक क्षेत्र में भी आता है, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? उत्तर याद रखिएगा, खनन एवं उत्खनन। ठीक है, व्याख्या दिया हुआ है, प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी अर्थव्यवस्था शामिल नहीं है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी हैं? फसलें हैं, पशुपालन है, वनोद्योग है, लट्ठा बनाना और मछली उद्योग, और खनन तथा उत्खनन। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र में है निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति। और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, परिवहन, संग्रहण एवं संचार, रेलवे भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवा, वित्तीय सेवा, और स्थावर संपदा, लोक प्रशासन। ठीक है, तो ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? है ना, ये पूछा गया है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? खनन एवं उत्खनन। क्योंकि कृषि क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन तो पॉसिबल नहीं है ना, वो उद्योग के क्षेत्र में ही पॉसिबल है। तो कृषि के क्षेत्र में उत्खनन खनन एवं उत्खनन शामिल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस भी उस तरह से दिए हुए हैं। देखिए, पशुपालन शामिल होगा कृषि में, वनोद्योग होगा, मछली उद्योग होगा। ठीक है, खनन उत्खनन तो हम स्वाभाविक सी बात है, हम उद्योग के क्षेत्र में ही करेंगे ना। ठीक, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, कृषि क्षेत्र एवं संबद्ध क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इसमें माइनस का मतलब ये होता है कि इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में ये दोनों शामिल नहीं है। ठीक है, और उद्योग के क्षेत्र में ये द्वितीयक क्षेत्र में है। और ये उसमें क्या शामिल है, मतलब उद्योग क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र भी शामिल है, और साथ में उसके खनन एवं उत्खनन भी शामिल है। और सेवा क्षेत्र है जो ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र एवं संबद्ध क्षेत्र जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, किंतु खनन एवं उत्खनन शामिल नहीं है। उद्योग क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र में आता है, किंतु इसमें खनन एवं उत्खनन शामिल है। और सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। अगला देखते हैं। इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किस कीमत पर सामान्य परिवार को चावल दिया जाता है? क्या, हालांकि फूड इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, इसीलिए इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, बट फिर भी पीएससी में भी पूछ लिया गया है। एक आध क्वेश्चन बने हुए हैं इससे संबंधित, फिर भी देख लेते हैं हम, है ना। तो इसका उत्तर हम व्याख्या में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण अधिनियम वर्ष 2012 में लागू किया गया। इसके तहत निम्न पात्रता समूह हेतु चावल की दर, ठीक है, तो कितने 5 परिवार होते हैं ना। ठीक है, अंत्योदय परिवार, है ना, अंत्योदय परिवार के अंतर्गत 35 किलोग्राम प्रति माह चावल मिलता है, और 1 रुपए प्रति ग्राम की दर से। ठीक है, और प्राथमिकता परिवार वाले जो होते हैं, है ना, उनमें एक सदस्य को मिलेगा 10 किलोग्राम प्रति माह, 1 रुपए प्रति किलोग्राम के की दर से। और 2 सदस्य हैं अगर प्राथमिकता परिवार में, तो 20 किलोग्राम प्रति माह, है ना, 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। और यदि 3 से 5 सदस्य हैं, है ना, तो 35 किलोग्राम प्रति माह मिलेगा, 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। अगला, 5 से अधिक सदस्य हैं तो 7 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रति माह मिलेगा, 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। और
एकल निराश्रित है ना, एक है लेकिन निराश्रित है ना, तो उसको मिलेगा कितना? 10 किलोग्राम प्रति माह निःशुल्क, और निःशक्त जन को 10 किलोग्राम प्रति माह निःशुल्क। सामान्य परिवार में एक सदस्य के लिए 10 किलोग्राम प्रति माह 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, और दो सदस्य हैं यदि, तो 20 किलोग्राम प्रति माह 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, और 3 से 5 सदस्य हैं तो 35 किलोग्राम प्रति माह 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। ये ना थोड़ा सा आंकड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा चेंज हुआ है ना। वर्तमान में 3 सदस्य को शायद 20 किलोग्राम प्रति माह मिलता है, शायद। देखते हैं। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में। वैसे मेरे ख्याल से पीएससी प्री में तो नहीं पूछा जाएगा ये। यहाँ नोट भी दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार पढ़ने में क्या जाता है। चने की पात्रता केवल अनुसूचित एवं माड़ा क्षेत्रों में अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड 2 किलोग्राम प्रति परिवार से 5 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, और शक्कर की पात्रता अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड 1 किलोग्राम प्रति माह से 17 रुपए प्रति किलोग्राम। गुड़ की पात्रता किसको है? तो बस्तर संभाग के सभी राशन कार्ड पर 2 किलोग्राम प्रति माह से 17 रुपए किलोग्राम तक। और केरोसिन केरोसिन तो मिलना बंद हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। राज्य के बस्तर संभाग में किस प्रकार के परिवारों के प्रति माह 2 किलोग्राम गुड़ का दिया जाता है? तो छोड़िए जी, ये वाला प्रश्न अब नहीं ही पूछा जाएगा। ये ये पीएससी का प्रश्न है 2016 का। देखिए, प्रश्न तो बन गया है, पीएससी वाला भी दे देता है कभी कभी प्रश्न इस तरह का। देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक राशन कार्ड की संख्या किसको प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर व्याख्या में देगा शायद, देखते हैं एक बार। नहीं दिया है व्याख्या भी। उसके इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिकता परिवार। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिकता परिवार। अगला है, निम्नलिखित गैर राजस्व प्राप्ति छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के आय का हिस्सा नहीं होता। गैर राजस्व प्राप्ति छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के आय का हिस्सा नहीं होता। इसका उत्तर देखते हैं एक बार व्याख्या में। गैर राजस्व प्राप्ति के तहत राज्य उत्पादन शुल्क, सेवा कर तथा निगम कर होते हैं। ठीक है, सेवा कर, अ, शुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवा कर तथा निगम कर शामिल होते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा गया था? निम्नलिखित गैर राजस्व प्राप्ति छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के आय का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, तो इसका उत्तर तो क्या होना चाहिए? इसका उत्तर तो ये होना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश। इसका उत्तर ये लिया हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश। ठीक है, इसका उत्तर ये लिया हुआ है। बाकी अभी व्याख्या में हमने पढ़ा सेवा कर और निगम कर तो ये शामिल होते हैं, और राज्य उत्पादन शुल्क ये भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश, ये आय का हिस्सा नहीं होता। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद को बाजार मूल्य पर ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है, देखते हैं एक बार। सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन आधार मूल्य में उत्पाद को जोड़ा जाता है, और उत्पाद अनुदान को घटाया जाता है। इसका उत्तर तो यही होगा लग रहा है मुझे, है ना। बाकी भी पढ़ लेते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन यानी कि आधार मूल्य में उत्पाद कर को घटाया जाता है और उत्पाद अनुदान को जोड़ा जाता है, तो ऐसा नहीं होता, है ना। सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन आधार मूल्य में उत्पाद कर एवं उत्पाद अनुदानों दोनों को जोड़ा जाता है, तो नहीं, घटाया जाता है ना। सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन आधार मूल्य में उत्पाद कर एवं उत्पाद अनुदान दोनों को घटाया जाता है, नहीं, एक को जोड़ा जाता है और दूसरे को घटाया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर यही होगा।
है ना, सकल राज्य घरेलू मूल्यवर्धन यानी कि आधार मूल्य पर, है ना, उत्पाद कर को जोड़ा जाता है और उत्पाद अनुदान को घटाया जाता है। ठीक है। व्याख्या दिया हुआ है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को बाजार मूल्य पर ज्ञात करने के लिए सकल राज्य घरेलू मूल्यवर्धन में उत्पाद कर को जोड़ा जाता है और उत्पाद अनुदान को घटाया जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत है? ये देखिए, सीजीपीएससी प्री 2020 का भी प्रश्न है और एसआई 2023 में भी पूछा गया है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 69। ठीक है, 69 याद रखिएगा। व्याख्या दिया हुआ है, प्रदेश में कुल कृषि उपज मंडियां कितनी है? तो 69 है। और प्रदेश में कुल कृषि उपज उप मंडियां कितनी है? 118। अगला देखते हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है? स्प्रिंकलर का मतलब आप समझते होंगे ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया है, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर सिंचाई पर अनुदान आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार लघु एवं सीमांत कृषकों को अनुदान कितना मिला है? 70%, है ना, उस जिसमें से 70% में से 33% केंद्र सरकार द्वारा और 37% राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और अन्य कृषकों को अनुदान कितना है? तो 50% याद रखिएगा, जिसमें से 27% केंद्र का है और 23% राज्य का है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी अगला हम देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है अगला, संचालनालय कृषि 2018-19 के अनुसार निम्नलिखित को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बनाइए। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रश्न पूरा नहीं है, देखते हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया है, मतलब मिलान करना है। ठीक है, मैच द कॉलम है। अगला स्लाइड देखते हैं। ठीक है, शुद्ध बोया क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र और कुल सिंचित क्षेत्र, इसका व्याख्या देखते हैं हम डायरेक्ट। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, ठीक है, कुल बोया क्षेत्रफल कितना है? 57.03 लाख हेक्टेयर। और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 46.30 लाख हेक्टेयर। और कुल सिंचित क्षेत्रफल है 21.43 लाख हेक्टेयर। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र है कितना? 16.04 लाख हेक्टेयर। वैसे देखा जाए ना तो सबसे अधिक आपको ना यही वाला मिलता है, कुल बोया गया क्षेत्रफल, है ना। इस तरह से अगर आपको प्रश्न देखने को मिले ना, ये वाला, तो आप माइंड से भी, मतलब लॉजिक से भी अपना प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं ये वाला। ये व्याख्या याद रखिएगा। कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 57.3 लाख हेक्टेयर। ठीक है, और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 46.3 लाख हेक्टेयर। कुल सिंचित क्षेत्रफल 21.43 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 16.04 लाख हेक्टेयर। ठीक, 57 46 21 16, 57 46 21 16, ऐसा याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। वर्ष 2016-17 में इस राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका है? ये देखिए, ये भी प्री 2018 में पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है। ये व्याख्या देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्व आय को अधिकतम करने में लोहे की भूमिका सर्वाधिक रही है ना, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, और खनिज राजस्व की प्राप्ति घटते क्रम में क्या है? तो सबसे अधिक जो है कोयला है, राजस्व प्राप्ति। ठीक है, कोयला सबसे अधिक है, फिर लोहा, चूना, बॉक्साइट, टिन। ये मैंने आई थिंक खनिज वाला एक
वीडियो किया हुआ है उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे लोहे का तो दिया हुआ है ना, कि सबसे अधिक राजस्व यहाँ पे मतलब ऐसा लिखा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण में, है ना, कि लोहे की भूमिका सर्वाधिक रही है ना, लेकिन उसमें ये वाला डेटा भी लिखा हुआ है ना, ये खनिज राजस्व की प्राप्ति घटते क्रम में, है ना, तो ये सबसे पहले कोयला को ही लिया है, फिर लोहा को लिया है, फिर चूना, फिर बॉक्साइट, फिर टिन, ऐसा ही लिखा हुआ है ना, बट ये लोहे की भूमिका महत्वपूर्ण रही, ये वाला भी आप याद रखिएगा, लेकिन अगर आपको क्रम पूछा जाए और सबसे सर्वाधिक पूछा जाए खनिज राजस्व की प्राप्ति, है ना, तो कोयला ही याद रखिएगा। ठीक है, कोयला, लोहा, चूना, बॉक्साइट, टिन, ये आर्थिक सर्वेक्षण में ही इस प्रकार का लिखा हुआ है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य के हथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों की संख्या कितनी है? व्याख्या देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों की संख्या थी, है ना, तो 21-22 में 301 थी और 22-23 में भी 301 है। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ग्रामीण अंचल में अनुदान की दर क्या है? ये भी पूरा प्रश्न यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम व्याख्या देखते हैं सीधा सीधा। ठीक है, ये भी मतलब वही है, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, अनारक्षित वर्ग के लिए है शहरी अनुदान 15% और ग्रामीण अनुदान है 25%। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए है 15% शहरी अनुदान है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना है? 35%। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे डेटा को। ठीक है, शहरी शहरी में तो सबके लिए सेम है, ग्रामीण में है ना, अनारक्षित के लिए 25 है और अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 35% है। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 किस वर्ष में हुआ था? चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखिए, जो सबसे पहला सर्वेक्षण हुआ था, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण सबसे पहले हुआ था, कितना कब? 1992-93 में। उसके बाद हुआ था 98-99 में, फिर हुआ था 2005-06 में, फिर 2015-16 में, और वर्तमान में जो चल रहा है ये चल रहा है 2019-21। ठीक है, वर्तमान में चल रहा है 19-21, 2019-21। ठीक, अगला देखते हैं। पांचवें राष्ट्रीय परिवार, देखिए ये जो पिछला जो प्रश्न है ना, ये सीजीपीएससी एडीए 2020 का प्रश्न है। ठीक है, किससे? आर्थिक परिवार सर्वेक्षण 4 किस वर्ष में हुआ था, है ना, तो अभी जो वर्तमान में क्या चल रहा है? अभी पांचवा चल रहा है ना, 1 2 3 4 5, है ना, अभी पांचवा चल रहा है ये एन NFHS 5 राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। ठीक है, और ये इससे प्रश्न बना था, है ना, और देखिए यहाँ पे ये 21 में भी स्वास्थ्य सर्वेक्षण से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखने जैसी बातें होती है ना, कुछ भी पूछ लेता है प्रश्न। देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। पांचवें राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 19-21 के अनुसार 2019-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजनता दर यानी कि TFR निम्न में से कितनी है? ठीक है, देखते हैं वर्तमान का। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय परिवार आय सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। कुल प्रजनन दर कितनी है? 1.8। ठीक है, ये 19-20 में, सॉरी 19-21 में जो सर्वेक्षण हुआ उसमें 1.8 है। तो ये जो डेटा है आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्या पता ये वो 2021 में पूछा गया था, तो हो सकता है कि इससे संबंधित ये जो यहाँ पे इतनी सारी जो डेटा दी हुई है इससे संबंधित भी पूछ ले। पुराना तो नहीं पूछेगा ऑब्वियसली,
है ना, ये 19-21 का पूछ सकता है। सकल लिंगानुपात पूछ लिया बाई चांस, है ना, तो 1015 याद रखिए। कुल प्रजनन दर 1.8 है। और शिशु मृत्यु दर है 44.3। संस्थागत प्रसव है 85.7। और संस्थागत प्रसव है 70%। हाँ, 70%। और कुपोषण दर है 31.3। एनीमिया दर है 60। और पुरुष दर 72.5। और महिला साक्षरता दर 82.7। तो ये सारी चीजें क्या पता पूछ ले। अगला देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न मैं स्किप करना चाहती हूँ। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी नई औद्योगिक नीति आई हुई है। आप उसका मैं मैं ना गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि नई औद्योगिक नीति जो आई हुई है ना, उससे प्रश्न एक न एक प्रश्न तो बनेगा। ठीक है, एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, है ना। नहीं, ऐसे मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ, बट हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि इससे एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, है ना, पढ़ लीजिएगा, आप उसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, नई औद्योगिक पूरी नीति के बारे में पूरी पूरी डिटेल रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, इसलिए ये वाला प्रश्न को ना मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि ये वैसे भी 2022 का प्रश्न है ये। अगला देखते हैं। किस वर्ष 2011-12 में 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ जीएसडीपी में माध्यमिक क्षेत्र यानी कि द्वितीयक क्षेत्र उद्योग का प्रतिशत योगदान सबसे अधिक था? हम वर्तमान का डेटा देखेंगे। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में माध्यमिक क्षेत्र यानी कि द्वितीयक क्षेत्र उद्योग का योगदान प्रतिशत वर्ष अवधि दी हुई है 2018 से 19, 18-19 से लेकर के 23-24 के मध्य 23-24 में सर्वाधिक यानी कि 53.50% रहा है। तो ये वाला डेटा याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह का प्रश्न बनता है जी, है ना, जैसे कि पूछा जाएगा 2018-19 से लेकर के 2023-24 के बीच में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना प्रतिशत कम हुआ, ऐसा, है ना। तो याद रखिएगा, 2018-19 से लेकर के 2023-24 के मध्य 23-24 में सर्वाधिक 53.50% बढ़ा है का ये मतलब सॉरी योगदान रहा है, किसमें, उद्योग के क्षेत्र में। अगला देखते हैं। नवीनतम आकलन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की भूजल क्षमता कितनी है? भूजल क्षमता पूछा गया है, व्याख्या देखते हैं एक बार। छत्तीसगढ़ की भूजल क्षमता नवीनतम आकलन के अनुसार 24.86 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ठीक है, 24.86 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक, तो यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न थे विगत वर्षों के, वो हमने देख लिए हैं सारे। बाकी इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण भी एक बार नजर डाल दें, है ना। वो पीवाईक्यूज तो नहीं होंगे, स्वाभाविक सी बात है ना। जो भी होगा आर्थिक सर्वेक्षण का, है ना, एमसीक्यू ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे। कोशिश करूंगी आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के मैं वीडियो बनाऊं। बाकी सी साइट की तैयारी हम साथ में कर ही रहे हैं। ठीक, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।